गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के इस टॉपिक में आज हम ग्लोब पर विश्व दाब पेटियों के विषय में समझेंगे। बच्चों, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? वायु में उपस्थित गैस, डस्ट और वाटर वेपर का जो इकट्ठा वेट है, कंबाइंड वेट है, वो अर्थ सरफेस पर एक प्रेशर डालता है और ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। हालांकि हम इसको महसूस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे शरीर से हर डायरेक्शन में एयर को भी एक काउंटर प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो एयर प्रेशर अर्थ सरफेस पर अलग अलग तरीके से कार्य करता है और एयर प्रेशर को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो कारक हैं। एक आपका तापमान है और दूसरा पृथ्वी का रोटेशन। उस आधार पर हम विश्व वायुदाब की पेटियों को समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने ये जो ग्लोब का चित्र बना है, इसमें सबसे पहले आप लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट को पहचान लीजिए। तो अगर मैं बात करता हूं लो प्रेशर बेल्ट की, तो एक लो प्रेशर बेल्ट आपका इक्वेटर के पास है। दूसरा लो प्रेशर बेल्ट 60 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री टू 65 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर हमें सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट मिलता है। तो इस तरीके से जब आप इनको याद कर लेंगे तो आपको ग्लोब में इनको दिखाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों है। और ये जो चित्र में आपको तिरछे एरोज बने हुए हैं, क्या हवाएं ऐसी ही चल रही हैं? हवा सीधी नहीं है। तो इस सब कारण को हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं हाई प्रेशर कहां कहां पर है। तो इक्वेटर से नॉर्थ और इक्वेटर से साउथ दोनों तरफ 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। और इसके बाद पोलर एरिया में नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्दर्न पोल, 30 टू 35 डिग्री साउथ, साउदर्न पोल। ये तीन बेल्ट हाई प्रेशर के हैं। बच्चों, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर आपने देखा होगा, इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जब हवा गर्म होती है, यहाँ पर जो भी हवा है, सनरेज पड़ेगी, इसे गर्म करेगी, हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। और हवा जब ऊपर उठेगी तो यहाँ एक गैप जो क्रिएट होगा, इस गैप को फिल करने के लिए वायुमंडल में चारों तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं इस गैप की तरफ आएंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ से पता लगाते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ एयर है उसी को हम विंड कहते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन होता है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो व्हाट इज विंड? विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये क्लियर हो गया। हवा गर्म होगी, ऊपर उठेगी। ऊपर क्यों उठेगी? क्योंकि हवा हल्की हुई, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड होंगे और वो हल्के होकर ऊपर उठने लगेंगे। भारी हवा जो है वो ठंडी हवा होती है और वो नीचे आएगी। एक कॉन्सेप्ट आपने और क्लियर करना है जो आप इक्वेटर के विषय में समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट ये है, मान लीजिए एक इक्वेटर है। जरूरी नहीं है कि इक्वेटर पे ही हमेशा सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हों। सूरज की किरणें जहां सीधी पड़ती हैं वहीं पर कन्वेक्शनल करंट कर चलते हैं। ये क्या है? और जो इक्वेटर से नॉर्थ में
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में सूर्य मूव करता रहता है और वो जगह भी चेंज होती रहती है जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो हम मान लेते हैं कोई एक स्थान है जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। तो यहां का एरिया जो है, इन सभी जगह पर जो हवा है वो बहुत ही जल्दी गर्म होकर बहुत तेजी से ऊपर उठेगी। आप एक चीज इसे ध्यान दीजिएगा, हवा बहुत तेजी से वर्टिकली उठेगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी सनरेज है, हीट ज्यादा है, और इसी प्रक्रिया में गैप जो बनेगा उस गैप को फिल करने के लिए ठंडी हवाएं भी यहां पर सरफेस से आएगी। तो आप एक चीज ये ध्यान रखेंगे, ये हमेशा इक्वेटर के पास होता है। अब इक्वेटर पर लो प्रेशर है, यहां पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर को मैंने टेम्परेट लिख दिया या तापमान की वजह से है, हालांकि एक कारण और भी है, पृथ्वी का रोटेशन। वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी का जो रोटेशन है उसकी वजह से, रोटेशन की वजह से ये पृथ्वी का जो मध्य भाग है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, यहां पर रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत तेज होता है और ये भी हवा को उठाता है। आज आप सोच सकते हैं कि मन में एक क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पर हवा के उठने का क्या कारण है। तो फिलहाल पुस्तक के अनुसार हम इसको टेम्परेचर के प्रभाव के कारण उठना बताएंगे। एक कारण ये भी है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे रोटेशन की वजह से जो केंद्राभिसारी बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो कम होता जाएगा। यहां पर जो फोर्स होगा वो इक्वेटर से कम होगा, यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो 60 to 65 डिग्री से कम होगा, अर्थात हवाएं यहां पर भी उठेंगी। लेकिन यहां पर हवा नहीं उठ पाएगी, कारण आप इसको समझ गए होंगे, इस सरफेस से हवा सीधे उठेगी 11 से 12 किलोमीटर हवा उठेगी और उसके बाद एक नॉर्थ की तरफ मुड़ जाएगी और एक साउथ की तरफ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 to 35 तक जाएगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 30 to 35 डिग्री साउदर्न लेटीट्यूड की तरफ जाएगी, और इन्हीं हवाओं को हम जेट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको यहां से दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो यहां पर दिखा गया है कि ये हवाएं ऊपर उठी साउथ की तरफ 30 to 35 तक गई, ये हवाएं उठी और साउथ की तरफ 30 to 35 तक, नॉर्थ की तरफ 30 to 35 डिग्री तक गई। तो ये आपका लो प्रेशर बेल्ट हो गया। और यहां से हवाएं, सिंपली आप कह सकते हैं, हवा यहां से उठ रही है, एक हवा नॉर्थ की तरफ जा रही है, एक साउथ की तरफ, और वो नीचे गिर रही है। हवा उठी, चली, गिरी, हवा उठी, चली और गिरी। तो आप एक देख सकते हैं, एक सेल यहां बन गया, एक सेल यहां बन गया। अब बच्चों, यहां की हवाएं उठकर जब 30 to 35 पर गिर रही हैं, तो यहां पर उठने वाली हवाओं को ये दबा देंगे। अब यहां पर 60 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है, ये पृथ्वी के गति के कारण है, घूर्णन के कारण है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ की हवाओं को उठा रहा है। ये दब इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पर ऊपर से कोई हवा नहीं आ रही। तो यहां से हवाएं चलेंगी, उठेंगी, एक नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी और एक 30 to 35 की तरफ आएगी। हवा उठेगी, चलेगी, 30 to 35 तक आएगी, हवा उठेगी, 30 to 35 तक आएगी। यहां से हवा उठेगी और 30 to नॉर्दर्न पोल पे जाएगी। तो इस तरीके से एक सेले बन जाएगा और एक सेले। तो ये जो हाई प्रेशर का बेल्ट है, इसका अर्थ ये हो गया, टेम्परेचर कह सकते हैं आप, लेकिन यहाँ हवाएं उठकर
उतरने वाली हवाएं हैं, इसलिए यह हाई प्रेशर है। एक नाम दिया गया है होस्ट लेटीट्यूड, इसे अभी हम समझते हैं क्या है। इसका नाम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर हवाएं उतर रही हैं। जब ये हवाएं उतर के नीचे आ रही हैं तो पृथ्वी के सरफेस के अंदर तो जाएंगी नहीं, और ये दो डायरेक्शन में बटेंगे, नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। हवा यहां से हवा चल उठी, यहां से हवा उठी, आप इसको देख सकते हैं। 60 to 65 से हवाएं उठेंगी और इक्वेटर से हवाएं उठेंगी, उठी, मुड़ी और 30 to 35 पे टकराकर फिर नीचे गिरेंगी, इस तरीके से गिरेंगी और यहां से फिर ये दो डायरेक्शन में हो जाएंगी, सरफेस पे चलेंगी हवाएं। तो नॉर्थ की तरफ जो चल रही है वो वेस्टर्लीज है और साउथ की तरफ जो चल रही है वो ट्रेड विंड्स है। परमानेंट का डायरेक्शन फिक्स है। ये तीर जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं तिरछा है, इसका कारण है अभी बताया जाएगा, अभी मैं बताता हूं। तो आपने एक तो इक्वेटर से देखा हवा उठी और एक 60 to 65 से हवा उठते हुए देखा। सेम 60 to 65 से भी हवाएं उठती हैं, यहां से हवा उठती है, ध्यान दीजिएगा ऊपर चलती है, एक डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ, एक 30 to 35 की तरफ। यहां से भी हवाएं उठती हैं, एक नॉर्थ में 30 to 35 और एक 30 to 35 साउथ की तरफ चलती हैं। यहां से हवाएं उठी, चली, टकराई और 30 to 35 पे गिरी, फिर ऊपर की तरफ मुड़ गई एक हवा नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ। तो जहां हवा उतर रही है वो हाई प्रेशर है, जहां हवा उठ रही है वो लो प्रेशर है। तो इस तरीके से हमने प्रेशर बेल्ट को समझ लिया। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। तो आप 30 to 35 डिग्री, 30 to 35 डिग्री, दो हो गए आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और दो हो गए पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा ही था टाइप्स ऑफ विंड, परमानेंट, सीजनल एंड लोकल। तो ये कुछ हवाएं हैं जो ग्लोब में परमानेंटली अर्थ पे परमानेंटली चलती रहती हैं। सीजनल हवाएं सीजन के अनुसार चलती हैं। लोकल हवाओं को भी आपने पढ़ा था, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में गर्मियों के मौसम में ये है कि आप 9-10 बजे सुबह से लेकर शाम के 6-6:30 तक बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं, जिनको लू कहते हैं। तो आपके मस्तिष्क में आइडिया बैठ गया होगा। अब हम बात करते हैं इन हवाओं के डायरेक्शन की। इन हवाओं का डायरेक्शन इस तरीके से इसलिए बना है क्योंकि ये हवाएं इसी तरह हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए यहां 30 to 35 पे हवा गिरी और उसकी एक शाखा ऊपर की तरफ जाएगी, दूसरी शाखा नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। मान लेते हैं इस शाखा को यहां से यहां तक जाना था, सीधे जाना था, लेकिन तीर में तो ऐसे दिखाया गया, इसको यहां से चल के यहां तक जाना था। तो इसके विषय में दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो कोरियोलिस महोदय ने बताया था, जिसको हम मैथमेटिकल फार्मूला से निकाल सकते हैं, जो आपका कोणीय वेग, कोणीय आवेग, इसके द्वारा निकाल सकते हैं। और एक दूसरा फेरल महोदय ने बताया था। फेरल महोदय ने ये कहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं हैं, हवा उतरी, चलनी शुरू हुई, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन फोर्स कहां से आएगा? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो इस तरीके से हवा को तो सीधे जाना था, घूर्णन है, तो यहां पर वो घूम गई। तो फेरल महोदय ने ये कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं मुड़ जाती हैं और ठीक साउदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपने बाएं मुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से इन हवाओं को यहां दिखाया गया है। तो इनके डायरेक्शन को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट है, कोरियोलिस लॉ और फेरल इफेक्ट जो है, उसको आप समझ सकते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में होस्ट लेटीट्यूड। तो होस्ट लेटीट्यूड नामकरण के पीछे थोड़ा इतिहास ये है
कि जो ये वाला रीजन आप देख रहे हैं इसमें भूमध्य सागर का पार्ट ज्यादा है। और प्राचीन समय में व्यापारी जो जलयान ले जाते थे उसमें कपड़े के बड़े बड़े मतलब लेयर से होते थे, यानी वो कपड़ों को हवाएं पुश करती थी। तो हवा जब हॉरिजॉन्टली चलेगी तो नाव को पुश करके ले जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, हवाएं उतर रही हैं। हवा उतर रही है, हवा उतरने से क्या हो रहा है, वर्टिकली जलयान के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो जलयान डूबने लगते थे। तो उस समय के व्यापारी जलयान से घोड़ों का व्यापार करते थे, और घोड़े उसमें हर एक शासक के लिए, राज साम्राज्य के लिए बहुत जरूरी थे। तो व्यापारी लोग अपने को बचाने के लिए उन घोड़ों को पानी में कुदा देते थे, इसलिए नामकरण हॉर्स लेटिट्यूड हो गया। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका नाम हॉर्स लेटिट्यूड हुआ तो साउदर्न में भी हो गया, क्योंकि सेम फंक्शन यहां पर भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में कुछ और घटनाएं हैं। जैसे आप देखेंगे यहां से हवा उठ रही है, यहां से हवा उठ रही है, यानी इक्वेटर से हवाएं 5 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री साउथ से हवाएं उठी, ऊपर उठी, 11 या 12 किलोमीटर तक चली, 60 to 65 से हवाएं उठी और ऊपर चली, फिर ये मुड़ी और टकराई। टकराने के बाद 30 to 35 पे गिरी। तो इसकी एक ब्रांच इक्वेटर की तरफ चलेगी जिसको ट्रेड विंड कहेंगे, और एक ब्रांच पोल की तरफ चलेगी जिसको वेस्टर्लाइज करेंगे, या साउथ की तरफ चलेगी। तो जो हवा 30 डिग्री देख रहे होंगे आप, 30 से चलेगी तो 40 पे आएगी। अब इसका डायरेक्शन आप सोच सकते हैं, ये हवा है, हम नहीं है, हवा है। जैसे मान लीजिए हवा है, ये हवा का डायरेक्शन है, तो अपने बाएं मुड़ेगी, ये अपने बाएं मुड़ जाएगी और चलती हुई 40 पे आएगी, फिर चलती हुई 50 पे आएगी, फिर चलते हुए 60 पे आएगी। ये हवा इतनी तेज चलती है कि बहुत आवाज करती है। 40 पे अलग आवाज होता है, 50 पे अलग होता है, 60 पे अलग होता है। 40 पे जो आवाज होती है जैसे उसको रोरिंग 40s कहते हैं, दहाड़ना। फिर यहां पर हम देखेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा और आवाज करने लगती है, 50, 60। तो इस तरीके से इसके अलग अलग नाम है। लेकिन ये नाम बच्चों इसलिए है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम इसको ये नाम नहीं पाते हैं। अगर मैं आप कहें कि सर नाम लिख देते हैं तो मैं भी ठीक है लिख देते हैं, लेकिन पुस्तक वालों ने और भूगोल के विद्वानों ने यहाँ पर ये नाम नहीं दिया। तो उसके पीछे कारण ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है। साउदर्न हेमिस्फीयर को हम जल का कॉन्टिनेंट, जल वाला गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ इनके लिए हवाओं के लिए कोई बाधा नहीं है, ये बहुत तेज हवाएं आवाज करते हैं, इसीलिए इनका यहाँ पर 40, 50, 60 नाम पड़ा हुआ है। इनके नाम और डिटेल में आप ढूंढिएगा, और इस तरीके से आपको मुझे लगता है कि मेजर प्रेशर बेल्ट क्लियर हो जाएगा। आप ग्लोब में उनको दिखा सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पर जो सेल बनाए गए थे, इन सेल के 3 सेल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 3 सेल साउदर्न हेमिस्फीयर में, एक उधर भी कॉमन है, एक इधर भी कॉमन है। तो जो पहला सेल है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल सेल। इसको पता हेडली महोदय ने लगाया था, इसलिए हेडली सेल भी कहते हैं। और दूसरा सेल जो है उसका पता जो 30 से क्या कहते हैं आपका 60 से उठकर 30 पे गिरती हैं, फेरल महोदय ने लगाया था, उसी को कहते हैं टेम्परेट सेल। और बाद में जो हवाएं 60 से उठ के पोल की तरफ जाती हैं उनको पोलर सेल कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप इसको पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।